कोई भी फ्लाइट लेते हैं तो दिमाग में पहला ख्याल यही होता है कि फ्लाइट सुरक्षित उड़े और सुरक्षित लैंड कर जाए। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके आगे पीछे कई सवाल खड़े होते हैं और सुरक्षा को लेके सारे सवाल होते हैं। हम और आपकी जान की सुरक्षा को लेकर ही ये सवाल हैं और ऐसा ही कुछ अब एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 जो फुकेट से दिल्ली आ रही थी उसके लिए भी खड़े होते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक और मैं हूं मिलन शर्मा। जो बात शुरू हुई थी सिवियर एयर टर्बुलेंस से कि ये जो फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट थी इसमें सिवियर एयर टर्बुलेंस हुआ और उसकी वजह से बहुत सारे पैसेंजर्स को चोट आई, लगभग 17 लोगों को ग्रीवियस से माइनर इंजरीज आई, एक क्रू मेंबर भी घायल हुए और सवाल कई बनते जा रहे हैं, सिर्फ एयर टर्बुलेंस था या कुछ और भी चीजें थीं। आपको डिटेल में समझा देते हैं क्या क्या अब नए पहलुओं की वजह से ये पूरा मामला कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। पहला सवाल, क्या ये वाकई में सिर्फ एयर टर्बुलेंस थी या फिर ह्यूमन एरर या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट भी इस फ्लाइट में हो सकता है। हमने द रेड माइक पर भी एक ऐसे कपल से बात की जो इस फ्लाइट में मौजूद थे और उनका इंटरव्यू आप सबने देखा। उसमें उन्होंने तरह तरह की बातें बताई, बहुत ही भयानक उनका एक्सपीरियंस रहा इस फ्लाइट का और उसमें ये कुछ बातें सामने आई। ये हादसा हो गया, ऐसा दर्दनाक हादसा कि ये इजीली दिमाग से नहीं निकल रहा। ठीक है, एक ऐसा हादसा हो गया, उसके बाद इन्होंने अलर्ट किया। अब ये एट दैट मोमेंट ये ऐसा हुआ क्यों, पायलट ने बाद में क्यों रिस्पॉन्ड किया? वाज ही नॉट कॉन्शियस और वाज ही नॉट अलर्ट? ओके, और आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीज़न। पायलट की जिम्मेदारी है, उनके पास डिफरेंट सोर्स सिस्टम्स होते हैं जिसमें वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इन फ्यू मोमेंट्स देयर इज अ डेंस क्लाउड्स, ओके, इसकी वजह से टर्बुलेंस हो सकता है, सो दे शुड इन्फॉर्म अस। ये मोमेंट निकल गया, टेरिफिक मोमेंट। उसके बाद कम से कम 5-10 मिनट बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी वर अवेक, हम जागे हुए थे, सो वी बोथ डिडंट गेट हर्ट, लेकिन हमारे फ्रंट में जितने पैसेंजर्स थे वो हर्ट थे। इवन एट द सेम टाइम जहाँ हैंड कैरी बैग रखते हैं शेल में, उसके जो कवर्स हैं वो सब टूट के गिरे हैं, 3-4 के बैग भी नीचे गिरे हैं। ठीक है, इवन जो इमरजेंसी विंडो की एक एरिया होता है जहाँ इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए रूट होता है, वहाँ की विंडो का एक पर्टिकुलर सेक्शन वो खुद बाहर आ गया था। मैं उस पर देख रहा था, उसकी लाइट तक जली थी। अब आपने सुना कि ये लोग पायलट्स के बारे में क्या कह रहे थे। इसी क्रम में सौरभ सिन्हा नाम के रिपोर्टर हैं जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छापी। इस खबर के मुताबिक ये जो कैप्टन है फ्लाइट के, इनका एक डोप टेस्ट होता है जो वो फेल कर जाते हैं। उस डोप टेस्ट में वो पॉजिटिव टेस्ट कर जाते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंस के लिए। अब ये प्रोटोकॉल के तहत होता है। मैं आपको बता देती हूं कि ऐसा कोई अगर चीजें फ्लाइट में हो जाए, कोई बहुत ही कंट्रोवर्शियल हादसा हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट तो होता ही है बाय प्रोटोकॉल, जो फ्लाइट में क्रू है सबका, फ्लाइट टेक ऑफ से पहले और फ्लाइट लैंडिंग के बाद भी। तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में तो अभी फिलहाल कुछ सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन खबर के मुताबिक ये पता चला है कि कैप्टन ऑफ द फ्लाइट, उनका जो साइको एक्टिव सब्सटेंस का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। ये पहला टेस्ट है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं और ये रिपोर्ट के मुताबिक भी ये नहीं कहा जा रहा है कि वो सब्सटेंस क्या है, वो अभी नहीं बताया गया है कि वाकई में उन्होंने कुछ अल्कोहल का सेवन किया था या ऐसा कुछ था। लेकिन साइको एक्टिव सब्सटेंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं उसकी भी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देती हूं। पहला तो, अगर आपने किसी तरीके की दवाई खाई है फ्लाइट लेने से पहले तो वो भी साइको एक्टिव टेस्ट में आता है। कोई एंटी डिप्रेसेंट है जो आप खा रहे हैं एज अ दवाई, वो भी साइको एक्टिव सब्सटेंस में काउंट किया जाता है। और भी कई पदार्थ हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या इस तरीके के जो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो लेते हैं, वो भी इस टेस्ट में आ सकते हैं। फिलहाल जब ये खबर सामने आई तब जो एक स्टेटमेंट आया एयर इंडिया की तरफ से वो हम आपको सुना देते हैं। एयर इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आपको मैं सुना रही हूं कि हम जानते हैं पोस्ट फ्लाइट स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था पायलट का,
जो प्रोटोकॉल के तहत हुआ था, लेकिन टेस्ट रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर नहीं किए गए हैं, यानी कि एयर इंडिया के साथ शेयर नहीं किए गए हैं, और हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम इन फाइंडिंग्स पर कमेंट कर पाएं। हम रेगुलर ड्रग टेस्टिंग कराते हैं अपने क्रू मेंबर्स की, जो कंप्लायंस है सिविल एविएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस का, और इंडिपेंडेंट किसी भी फ्लाइट ऑपरेशनल इंसिडेंट से अधीन, यानी कि किसी भी फ्लाइट ऑपरेशनल इंस्टेंस के दौरान ही नहीं, हम ऐसे भी ये टेस्ट कराते हैं और हम रेलेवेंट अथॉरिटीज से कोऑपरेशन रखेंगे। ये एयर इंडिया का स्टेटमेंट था। अब डीजीसीए को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि एक और टेस्ट होना बाकी है, जिसे कन्फर्मेटरी टेस्ट कह रहे हैं, और उस कन्फर्मेटरी टेस्ट में पता चलेगा कि वो क्या सब्सटेंस था जो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट में पॉजिटिव आया है। तो ये दूसरा पहलू सामने आ गया है एयर टर्बुलेंस के बाद कि क्या पायलट की गलती है, क्या ये ह्यूमन एरर हो सकता है, क्या पायलट होश में नहीं थे। लेकिन एक तीसरा एंगल भी सामने आता है और वो हम आपको बताने वाले हैं। आप इस डीजीसीए को सबमिट की हुई रिपोर्ट देखिए। जब ये इंसिडेंट हुआ तो एक रिपोर्ट जाती है जो क्रू मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, जो पायलट्स हैं, उनकी तरफ से डीजीसीए को, और इस रिपोर्ट में इन वर्डिंग्स को ध्यान से सुनिएगा। 4 अगस्त 2026 एयर इंडिया A320 एयरक्राफ्ट VTXO ऑपरेटेड एयर इंडिया 2379 सेक्टर फुकेट और दिल्ली। PIC reported a severe injury to one crew member, injury to another crew member, minor injuries to few passengers due to sudden loss of approximately 300 feet altitude during the flight. Suspected transient technical fault. Aircraft landed in Delhi. Medical assistant was available at bay. Injured cabin was planned. Shift to hospital for further assessment. तो ये शब्दों पर ध्यान दें। सस्पेक्टेड ट्रांजिएंट टेक्निकल फॉल्ट, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट गई है एयर इंडिया की कैप्टन की तरफ से डीजीसीए को, और ये मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही है, इस पर बात ही नहीं हो रही है। क्या मतलब है सस्पेक्टेड ट्रांजिएंट टेक्निकल फॉल्ट का? तो हमने इस पर एक एक्सपर्ट से बात की है और समझने की कोशिश की है कि क्या एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी थी जो इस केस में अब सामने आ रही है। सुनते हैं। सस्पेक्टेड ट्रांजिएंट टेक्निकल फॉल्ट्स एट प्ले। अभी ये शब्द कहीं भी न्यूज़पेपर में आज तक खबर नहीं आई है। ये कल एक चैनल में ये किसी ने खुलासा किया है और मैंने फिर जांच किया है, और ये डीजीसीए को रिपोर्ट गया है इंजीनियरिंग और एयर इंडिया के तौर से। सस्पेक्टेड ट्रांजिएंट टेक्निकल फॉल्ट, तो अभी ये तीसरा एंगल निकला है। तो मेरे हिसाब से रादर देन जंप टू जजमेंट, हमें वेट करना चाहिए कि डीजीसीए और एएआईबी का क्या इन्वेस्टिगेशन होता है और क्या रिजल्ट निकलता है इसमें। नहीं, क्या मतलब होता है सस्पेक्टेड ट्रांजिएंट टेक्निकल फॉल्ट? अभी frankly I'll tell you, this is corporate language for something major has happened. We don't know what's happened. कि कुछ हुआ है and they don't want to spell it out जब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है। बट मेरे हिसाब से मुझे सुनने को आया है कि सूत्रों के अनुसार दैट हाइड्रोलिक फेलियर था। देयर वाज सम हाइड्रोलिक लेवल ऑफ हाइड्रोलिक फेलियर। अभी कितना क्या हुआ और कैसे रिकवर हुआ वो अभी एएआईबी को कंफर्म करना पड़ेगा। तो आपने सुना कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। बात समझने वाली इतनी है कि ये जो फ्लाइट है एयर इंडिया की, जो फुकेट से दिल्ली आती है, वो एक ही रूट लेती है। हम आपको मैप के जरिए समझा देते हैं। फ्लाइट रेडार 24 आपको बता देगा कि फ्लाइट के जो ऑपरेशन रूट्स हैं वो एक ही जैसे हैं, और अलग अलग डेट्स पर आप इसको देख लीजिए। चाहे आप 10 अगस्त को देख लीजिए, 8 अगस्त को देख लीजिए, 9 अगस्त को, या फिर 4 अगस्त को। हम आपको मैप के ज़रिए समझा रहे हैं कि किस तरीके से जो रूट है इस फ्लाइट का, ये एक ही तरीके का रूट है। इस फ्लाइट ने जहाँ पर टर्बुलेंस हिट की है वहाँ पर भी कोई रूट डिविएशन नहीं दिख रही है। तो फ्लाइट फुकेट से चलती है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर से क्रॉस करने के बाद ये बे ऑफ बंगाल
क्रॉस करती है, पूरी जो बे ऑफ बंगाल का एरिया क्रॉस करने के बाद भुवनेश्वर की तरफ जाती है, पुरी की तरफ जाती है, और ओडिशा में ये दो शहरों के पास से एंटर करने के बाद इसी एरिया में एक टर्बुलेंस हिट करता है, पर ये फ्लाइट अपने निर्धारित रूट से डिविएट नहीं होती है, वो इसी रूट को फॉलो करती हुई आगे चलती है, और आप देखेंगे कि भारत में ये यूपी एंटर करने के बाद सीधा दिल्ली उतरती है। ऐसा क्या हुआ कि ये फ्लाइट नीचे गिरी, क्यों नीचे गिरी, ये नोज डिप क्यों हुआ? तो क्या इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट की तरफ भी इशारा होता हुआ दिख रहा है? ये एक तीसरा सवाल सामने खड़ा हो गया है। तो आप देखिए, टर्बुलेंस, ह्यूमन एरर या फिर टेक्निकल फॉल्ट, इन तीनों बातों के जवाब ढूंढने के लिए इंसिडेंट को सीरियस करार दिया गया है सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा। इसीलिए इसमें AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के तहत एक इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाएगी। और क्या इस इन्वेस्टिगेशन में ये सारे सवाल सामने आएंगे? क्योंकि सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और परत खोल कर इस बात को सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसी एरिया में, इसी रूट पर टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस इतना सीवियर हो जाता है कि 17 पैसेंजर्स को इंजरीज आ जाती हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स में, जैसे हमने पैसेंजर्स से बात की है, कई लोग पैनिक कर जाते हैं, किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है, किसी को पैनिक अटैक आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, वो इसी पर सेंटर्ड है कि पायलट का डोप टेस्ट फेल हो गया है। लेकिन ये बात एक पायलट के डोप टेस्ट फेल करने से कई बड़ी इस वक्त दिखाई देती है। तो अब जब हमने आपको ये पूरा मामला समझा दिया है, इसमें कुछ जो बहुत ही सीरियस सवाल हैं वो हम आपको बता देते हैं। द रेड माइक पर हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक सीवियर एयर टर्बुलेंस था या एयर टर्बुलेंस की आड़ में कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? पायलट का डोप टेस्ट अगर पॉजिटिव आया है तो वो क्या सब्सटेंस है जो उसके डोप टेस्ट में पाया गया है? ये साइको एक्टिव सब्सटेंस क्या कोई दवाई है, या ये कोई एंटी डिप्रेसेंट है, या ये कोई ऐसा पदार्थ है जो पायलट रेगुलरली लेते हैं? क्या उनके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है ऐसी दवाइयाँ लेने की? हम ये नहीं रूल आउट कर रहे कि उसमें अल्कोहल है या नहीं है, हम जज नहीं बन रहे, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ट्रांजिएंट टेक्निकल फॉल्ट क्या हो सकती है? एयरप्लेन में पायलट ने ये मैसेज क्यों दिया DGCA को? इसका जो दायरा है बढ़ाया जाए, ये बताया जाए कि ये टेक्निकल फॉल्ट क्या है। क्या वाकई में कोई टेक्निकल फॉल्ट थी? क्या हाइड्रोलिक सिस्टम्स नहीं चल रहे थे? अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट थी तो क्या पायलट की तरफ से मेडे कॉल दिया गया? क्या ये जो ब्लैक बॉक्स है, रिकॉर्डर है, उसके इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा? क्योंकि अभी ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर की इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। जहाज में हाइड्रोलिक सिस्टम्स है, 3 सिस्टम्स है, बैकअप सिस्टम्स भी है। अभी जहाज का पूरा जो सिस्टम्स है ना, ये फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट है, एयरबस, बोइंग 787, 777। तो hydraulics play a big part from your flaps, your everything, engines, even your, to pull you out of fall, climb. तो यहाँ जो कह रहे हैं कि hydraulics का इशू हुआ था, तो अगर इशू हुआ है तो control gets lost. The pilot doesn't have controls because he's no longer manual in that sense. तो इसलिए वो लोग बैकअप सिस्टम, एक के बाद दूसरा बैकअप सिस्टम है, दूसरे के बाद तीसरा बैकअप सिस्टम है। अभी हमें ये पता नहीं कि कितने सिस्टम फेल हुए, कैसे फेल हुए, क्या फेल हुआ। तो दैट इज अ वेरी डीप इन्वेस्टिगेशन जो आई एम श्योर DGCA और AAIB करेगी और उसका नतीजा आएगा। क्या इस इन्वेस्टिगेशन को इंडिपेंडेंट रखा जाएगा? क्या इस इन्वेस्टिगेशन में एयरबस भी इन्वॉल्व होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं
क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक एयर टर्बुलेंस का नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कई चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं और इन चीज़ों का और इन सवालों का जो जवाब है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा, क्योंकि ये हादसा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, होते होते बचा है। ये कोई बड़ा हादसा हो सकता था और जांच पड़ताल के बाद ही चीज़ें सामने आएगी, लेकिन एक निष्पक्ष जांच इस पर होनी चाहिए, तभी ही सारे सवालों का जवाब सामने आएगा। आप द रेड माइक के व्यूअर इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए कि क्या ये एक सीवियर एयर टर्बुलेंस ही था या इसमें एयर टर्बुलेंस के नाम पर कुछ और छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखते रहिए द रेड माइक, आगे के जितने अपडेट्स होंगे हम फॉलो करते रहेंगे।